इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका नाम ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को 1947 1948 में 3 वैज्ञानिक ढूंढे थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये थे बॉर्डिन, ब्रेटेन और साकले। ट्रांजिस्टर बेसिकली अगर मेरे से पूछेंगे आप कि क्या है तो मैं बोलूँगा यार ये एक 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, छोटे साइज का होता है। इसको ट्रायोड वॉल की जगह यूज़ करते हैं। इन जनरल ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में यूज़ कर सकते हो आप कंप्यूटर डिवाइस में, एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हो आप, ऑक्सीलेटर में इसका यूज़ कर सकते हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि छोटे छोटे आईसी आपने देखे होंगे जो बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर के बने होते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। ये ना एक नई क्रांति लाए थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, आकार को बहुत छोटा कर दिया इस ट्रांजिस्टर ने। इसलिए इस डिवाइस को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो कैसा होता है। फिर बात करेंगे इसको ना बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसका नाम बीजेटी भी है। क्यों है, क्यों है उसके ऊपर बात कर लेंगे। फिर कितने हैं, कैसे हैं, कैसा बाइसिंग होता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आप ये देखिए कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो ये दो हो सकते हैं। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हो सकता है। और हमने पीएन जंक्शन डायोड बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस हिसाब से आप ये कहेंगे कि ये देखिए पीएन सीधा सीधा और एनपी उल्टा, मतलब दो अपोजिट डायोड को अगर मिला दें तब जाके ट्रांजिस्टर बनता होगा। सामान्य रूप से इन जनरल ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है बात। और एक चीज फिर समझिए, या ये भी कह सकते हैं कि दो अपोजिट सेमीकंडक्टर के बीच में, सॉरी, दो सेम सेमीकंडक्टर के बीच में एक अपोजिट सेमीकंडक्टर को अगर सैंडविच कर दिया जाए, बीच में मर्ज कर दिया जाए, तो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। चाहे N और N के बीच में P को, या P और P के बीच में N को अगर इस तरीके से सैंडविच कर देंगे आप, तो आपके पास ट्रांजिस्टर बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? जो ट्रायोड वॉल की तरह काम करता है। इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं और इसका साइज काफी छोटा होता है। ट्रांजिस्टर कितने? बोले दो। एक हो सकता है एनपीएन और दूसरा हो सकता है पीएनपी। इसको हम लोग बीजेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां देखिए डायोड को रिवर्स एक दूसरे से अपोजिट क्रम में जोड़ के रखे हैं, इसलिए यहां जो करंट का फ्लो होता है वो होल्स भी करवाता है और इलेक्ट्रॉन्स भी करवाता है। मतलब दोनों चार्ज कैरियर के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इसको बीजेटी कहेंगे आप। ट्रांजिस्टर को बीजेटी द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का प्रवाह दोनों के कारण होता है। दूसरा डिस्कशन, यहां अगर ध्यान दीजिए तो ये दो डायोड को अपोजिट में जोड़ दिया जाए, अपोजिट ऑर्डर में अगर ज्वाइन कर देंगे दो डायोड को, तब जाकर के ट्रांजिस्टर बन सकता है। सामान्य रूप से इन जनरल बात करें तो ये एनपीएन है और सॉरी ये पीएन जंक्शन इधर और ये पीएन जंक्शन इधर। एक पीएन जंक्शन यहां बन रहा है, एक पीएन जंक्शन यहां बन रहा है। वैसी इसकी बात करें तो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक चीज ये भी समझिए कि आपका ट्रांजिस्टर दो पीएन जंक्शन को अपोजिट ऑर्डर में जोड़कर बनाते हैं। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल होता है एमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर और मिडिल पे रहता है बेस। वैसे ही इसके लिए आप लोग अलग से डायग्राम बनाइएगा, मैं नहीं बना के दिखा रहा। इसके भी 3 टर्मिनल होंगे, एमीटर, कलेक्टर और बेस। क्लियर है बात। एक चीज ये समझिए, एक चीज ये समझिए कि यहां ये जो हिस्सा है, ये इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसकी चौड़ाई इन दोनों के बीच में होती है और ये सबसे पतला है और ये सबसे चौड़ा है।
क्लियर है? बात तो हो गई इनके ब्रेथ के अकॉर्डिंग कि भाई ये इन बिटवीन रहता है, ये पतला होता है और इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। एक डिफरेंस डोपिंग कंसंट्रेशन का भी है कि यहाँ डोपिंग का कंसंट्रेशन, अशुद्धि की सांद्रता सर्वाधिक होती है, यहाँ सबसे कम, और यहाँ मॉडरेटेड होता है, मध्यम होता है इन दोनों के बीच में। उसी प्रकार से इसके बारे में भी बात करेंगे तो इसके भी 3 टर्मिनल बोलेंगे आप कि यहाँ ई, यहाँ सी, यहाँ बी। इसका भी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है इन दोनों के बीच में, और इसका कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, क्लियर है ना बात? इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि आप बोले हैं कि इसमें 2 पीएन जंक्शन हैं, तो जो ये वाला पीएन जंक्शन होगा, इनपुट वाला जो पीएन जंक्शन होता है, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होगा, और ये होता है रिवर्स बाइस में। आउटपुट जो जंक्शन रहेगा वो हमेशा रिवर्स बाइस में होगा। मतलब ये वाला हिस्सा, निवेशी हिस्सा कैसा रहेगा? अग्र अभिनीत में, और ये कैसा होगा? पश्च अभिनीत में। इसका मतलब इनपुट में चूंकि फॉरवर्ड बाइस में है तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, और इधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कम रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस में जाएंगे, मतलब आपके प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस का स्थानांतरण हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए इसको ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, प्रतिरोध का स्थानांतरण भी कहते हैं, और उसी से इसका नाम ट्रांजिस्टर है। क्लियर है यहां तक? आगे गए तो सर्किट डायग्राम में एनपीएन ट्रांजिस्टर को इस तरीके से दिखाते हैं। किस तरीके से दिखाते हैं? यहां 3 टर्मिनल हैं, ये और ये वाला। एक चीज हमेशा दिमाग में सेव रखिए कि एरो का जो सिंबल होगा वो एमीटर वाले एरिया में होता है। उत्सर्जक टर्मिनल में ही एरो लगता है, चाहे वो एनपीएन हो या फिर पीएनपी हो। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो एरो का डायरेक्शन है हमेशा पी से एन होता है। एरो का डायरेक्शन हमेशा पी से एन होता है। क्लियर है बात? दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि जो उत्सर्जक का नेचर होगा वही संग्राहक का भी नेचर होता है। एमीटर अगर एन है तो कलेक्टर भी एन होगा, एमीटर अगर पी है तो कलेक्टर भी पी होता है। और एरो का सिंबल ध्यान रखिए कहाँ से जाएगा? पी से एन में। मतलब ये वाला सिरा कौन सा होगा? पी टर्मिनल होगा। ये वाला सिरा कौन सा होगा? एन टर्मिनल होगा। और अगर ये एन है तो आप बोलेंगे ये भी एन होगा। तो चलिए बताइए इसमें बेस कौन सा है और एमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है? तो जहाँ एरो है वो एमीटर है, और इसके बिल्कुल इसी के जैसा वाला अगर है तो वो कलेक्टर होगा, और बच गया क्या? बेस। उसी प्रकार अगर मैं इसके लिए पूछूं तो एरो का सिंबल कैसा होगा? पी से एन की ओर। तो ये एरो का सिंबल अगर इधर कर देंगे तो ये पी और ये एन हो जाएगा। मतलब एरो का सिंबल किधर रहता है? पी टू एन। तो इसको मैं बोलूंगा पी और इसको मैं बोल दूंगा एन। फिर आपने एक चीज और कहा, एमीटर जो होता है वही कलेक्टर भी होता है। तो आपका ये वाला ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? क्या मतलब है इसका? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोध का स्थानांतरण। कितने टर्मिनल होते हैं और तीनों जो लेयर बनते हैं, 3 लेयर, उन तीनों लेयर में क्या डिफरेंस है ब्रेथ के अकॉर्डिंग और डोपिंग के कंसंट्रेशन के हिसाब से? क्या डिफरेंस है? बाइसिंग कैसे करते हैं? तो आपने कहा था कि इनपुट हिस्सा फॉरवर्ड में रहेगा और आउटपुट हिस्सा रिवर्स में रहता है। आउट फॉरवर्ड में होने का मतलब रेजिस्टेंस कम, रिवर्स में होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। क्लियर है बात? अब ट्रांजिस्टर क्या है? 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है और ये ट्रायोड वाल्व की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा फंडामेंटल नॉलेज आपके पास अब है।
क्या करते हैं, इसको और कैसे लिखेंगे आप कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, अब लिखना पड़ेगा ना। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक हो गया पीएनपी, दूसरा हो गया एनपीएन। ये दो पी प्रकार के बीच में एन प्रकार अर्धचालक का अंतर्धार्बित होता है, सैंडविच होता है। दो पी के बीच में एक एन सैंडविच होता है और दो एन के बीच में एक पी सैंडविच होता है, तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। फिर मैंने क्या कहा, आधार सिरा सबसे पतला और इसमें कंसंट्रेशन सबसे कम होता है। उत्सर्जक वाला मध्यम चौड़ाई का, बेस और कलेक्टर के बीच का, लेकिन इसमें डोपिंग का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। कलेक्टर के केस की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई अधिक होती है और अशुद्धि का लेवल मीडियम होता है। ठीक ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी ट्रांजिस्टर को यूज करिएगा, उत्सर्जक आधार संधि, एमीटर और बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगा और संग्राहक और आधार, कलेक्टर और बेस हमेशा रिवर्स में होगा। ये है ट्रांजिस्टर का बेसिक नॉलेज कि ट्रांजिस्टर क्या है, कितने प्रकार के हैं और कैसे होता है। ठीक। अब आपका एक प्रश्न ये कि बेस रीजन पतला क्यों होता है, रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस ज्यादा और फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, और इसका जवाब आप जानते हैं। पीएन जंक्शन में आपने कहा था कि फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है, रिवर्स बाइस में विड्थ बढ़ जाता है, शायद याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो आपके ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन तीन तरीके से किया जा सकता है। एक, बेस टर्मिनल को अगर कॉमन कर दें मतलब इस बेस टर्मिनल को एमीटर से भी जोड़ दें और इसी बेस टर्मिनल को कलेक्टर से भी जोड़ दें। एक तरीका हो सकता है इसका कि इस एमीटर टर्मिनल को बेस से जोड़ दीजिए और इसी एमीटर टर्मिनल को कलेक्टर से भी जोड़ दीजिए। और एक तरीका और क्या हो सकता है, अगर हम लोग इस बेस टर्मिनल को कलेक्टर से और कलेक्टर टर्मिनल को एमीटर से, तो आपके ट्रांजिस्टर का तीन तरीके से ऑपरेशन हो सकता है, बेस को कॉमन करके, एमीटर को कॉमन करके और कलेक्टर को कॉमन करके। तो ट्रांजिस्टर के तीन ऑपरेशन हो गए, कौन कौन से बोलिए, कॉमन बेस, उभयनिष्ठ आधार विधा, कॉमन एमीटर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा और कॉमन कलेक्टर, उभयनिष्ठ क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ संग्राहक विधा, सीबी, सीई और सीसी। सबसे पहले बात हम लोग इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की करें तो यहां ध्यान दीजिए कि आई जो होगा IB प्लस IC के इक्वल होगा। कैसे, देखिए हम लोग अभी कौन से मॉड पे बात कर रहे हैं, सीबी क्यों बोले हो इसको आप, क्योंकि बेस टर्मिनल एमीटर से भी जुड़ा है और यही बेस टर्मिनल कलेक्टर से भी जुड़ा है। आपने एक कंडीशन कहा था कि ये जो जंक्शन होगा वो हमेशा फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ जो बैटरी लगेगा उसका प्लस टर्मिनल P से और माइनस टर्मिनल N से जुड़ा है। इस हिस्से की बात नहीं कर रहा मैं इस जंक्शन की बात कर रहा हूँ। इस जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बाइस देना है तो P को P से और N को N से कनेक्शन देना पड़ता है। फॉरवर्ड बाइस इसी को बोलते हैं ना, P to P और N to N कनेक्शन, और उल्टा कनेक्शन को रिवर्स बोलते हैं, है ना। P to P और N to N ना हो करके अगर N to P to P कहने का मतलब P टर्मिनल टू पॉजिटिव, N टर्मिनल टू निगेटिव, और अगर N टर्मिनल टू पॉजिटिव और P टर्मिनल टू निगेटिव मतलब N to P और P to N अगर कनेक्शन है तो ये रिवर्स बाइस है। ये आपका प्राइमरी कंडीशन है। अब जब आपने इसको फॉरवर्ड बाइस दिया तो होल क्या हो जाएंगे, जंक्शन के डायरेक्शन में मूव करना शुरू होंगे। ये जो डिप्लेशन लेयर होगा उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहाँ से होल्स रिपल होकर के इस जंक्शन में पहुँचेंगे, और इस जंक्शन में बहुसंख्यक आवेश वाहक कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है। इनकी संख्या बहुत कम है। क्यों बहुत कम है, क्योंकि भाई ये पतला है ये वाला सिरा और यहाँ डोपिंग का लेवल कम है,
तो बहुत कम संख्या में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5% मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे और आईबी बनाएंगे। ठीक ठीक, तो ये आईबी बना लिए बहुत कम संख्या में, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हुआ है। बाकी चूंकि यहाँ से हाई पोटेंशियल पे इनका रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ के जो होल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई है तो 95% कम, मैक्सिमम या कम से कम कहिए 95% ऑफ द होल्स कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच करके इकट्ठा हो जाएंगे। होल्स यहाँ आ गए और ये होल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ और ये आईसी करंट बनाएंगे। तो यहाँ कौन सा आया, ये आईई आया, जिधर होल बहते हैं उधर ही तो करंट जाता है ना। ये आईई आया और इस आईई आ रहा है और आईबी और आईसी जा रहे हैं। तो अगर किरचॉफ का जंक्शन रूल लगा दिया जाए तो आप कहेंगे कि आईई जो होगा आईबी प्लस आईसी के बराबर है। कोई डाउट? शायद नहीं हो। आगे गए तो आपने बता दिया कि ये जो आपका बेस है वहां से 2 से 5% इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है और ये बेस करंट बनाते हैं। बाकी 95 से 98% होल्स यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंच करके क्या बनाएंगे, वो आईसी बना लेते हैं। तो एक प्रश्न ये है कि इसको पतला क्यों रखते हैं यहाँ, या डोपिंग का लेवल कम क्यों रखते हैं, ताकि बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हो और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द करंट आपको मिल सके। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 95 to 98% यहाँ मिलना चाहिए। अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे और यहाँ कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ जो होल्स पहुँचने थे वो नहीं पहुँच पाएंगे, तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये बात कर रहे हैं हम लोग पीएनपी की। अगर यही बात एनपीएन की होती तो आप लोग क्या कर देते, इसको एन बना देते, इसको पी बना देते और इसको एन बनाते। फॉरवर्ड बाइस देने के लिए बैटरी का पोलरिटी चेंज हो जाता, यहाँ भी पोलरिटी चेंज हो जाता, तो आईई बाहर निकलता, आईबी अंदर आता और आईसी भी अंदर आते, तो भी आईई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी होगा। बस इसके फॉर्मेशन को चेंज करना, वर्डिंग को चेंज कर देना कि वहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल्स लिखे हैं, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना आप। तो ये सीबी मोड में ट्रांजिस्टर का वर्किंग है। बोलिए समझ में आ गया? अब एक चीज और समझिए, आपने क्या पढ़ा था, आपका कहना था कि जब रिवर्स बाइस मिलता है इस जंक्शन को, अब मान लीजिए कि यहां कोई स्विच लगा दीजिए और स्विच को ऑफ कर दीजिए, तो आईई कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहां रिवर्स बाइस मिल रहा है, तो जब रिवर्स बाइस इसको मिलेगा तो इस जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, होल्स हैं, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण बहुत कम अमाउंट में करंट बनेगा, है ना, एक बहुत कम अमाउंट का करंट बनेगा, उसको हम लोग लीकेज करंट बोलेंगे। जब आईई की वैल्यू 0 होगी तो फॉरवर्ड बाइस के कारण इस जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होगा, उसको हम लोग लीकेज करंट बोलेंगे। तो ये जो आईसी होगा ना, आईसी होगा वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, एक आईई से और एक लीकेज करंट से। इसको आईसीबीओ बोल दीजिए, कॉमन बेस ओपन सर्किट में लीकेज करंट। तो अगर आईसी की वैल्यू मैं लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा अल्फा टाइम आईई प्लस आईसीबीओ। ये लीकेज करंट है जब आईई की वैल्यू 0 होगी, इसका वैल्यू बहुत कम होता है। एक प्रश्न ये अल्फा क्या है भाई, अगर मैं बोलूं कि 100% आईई गया तो 5% इधर चले गए, 95% इधर आए हैं, 95%, तो आईई का परसेंट कितना है उसी को तो मैंने लिखा ना। अल्फा क्या है, इसका फैक्टर है, गेन है। तो अल्फा को आप लोग अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये जो अल्फा होता है, अगर एसी करंट की बात करेंगे तो ये आईसी और आईई का रेशियो है एट कॉमन वीबीसी, चेंज इन आईसी बाई आईई एट कांस्टेंट वीबीसी।
और अगर डीसी होगा तो सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू को आईसी बाई आईई लिख दीजिएगा। क्लियर है बात? और कुछ पूछने का मन हो रहा है क्या? मुझे भी कुछ इसमें बताने का मन तो है। क्या बताने का मन है? ये जो आप बेस में ईबी या बीसी लिखते हैं वो किस आधार पर लिखते हैं? ये जो वीईबी है इसको वीबीई नहीं लिख सकते आप। अगर वीबीई लिखेंगे तो बाइसिंग चेंज हो गया, ये ट्रांजिस्टर के कौन से मॉड का हो जाएगा? एनपीएन का हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जो टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है उसको पहले लिखिए और लो पोटेंशियल पे है उसको बाद में लिखिए। तो ई कैसा है? हाई पोटेंशियल पे है। बी कैसा है? लो पोटेंशियल पे है, इसलिए इसको वीईबी लिखा। यहाँ देखिए बी कैसा है? हाई पोटेंशियल पे है, और सी कैसा है? लो पोटेंशियल पे है, इसलिए इसको वीबीसी लिखे हैं। हो गया? अब इसके बाद में लिखना कैसे है, बाइसिंग कैसे है, करंट कैसे है और फॉर्मूला कैसे है, ये सीख चुके हैं। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है: करंट का, आईई का, वीईबी का, वीबीसी का और आईसी का। इसको मेज़र करने के लिए इस टर्मिनल पे एक एमीटर लगा देना, यहाँ पे एक एमीटर लगा देना, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देना, और यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगा देना। ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा। मतलब ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है: आईई मतलब उत्सर्जक धारा, एमीटर करंट; आईसी कलेक्टर करंट, संग्राहक धारा; वीईबी और वीबीसी। ध्यान रखिए, इसके और इसके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे एट कांस्टेंट दिस, इसको हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ग्राफ बिटवीन दिस टू एट कांस्टेंट वीबीसी मतलब उत्सर्जक धारा और उत्सर्जक आधार विभव के बीच नियत वीबीसी पर खींचा गया ग्राफ, ये आपका इनपुट होगा। ठीक है? तो ये दो प्रकार के अभिलाक्षणिक की बात करेंगे हम लोग, निवेशी और निर्गत। निवेशी अभिलाक्षणिक कहने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? इसमें ध्यान दीजिए कि ये लिखा हुआ देखिए, उत्सर्जक आधार संधि इतना है, ये उत्सर्जक धारा है, वीबीसी है और आईसी है। मतलब ये दोनों किस में है भाई? इनपुट में। आईई और वीईबी इनपुट में है और आईसी और वीबीसी आउटपुट में है। तो इनपुट किसको बोलेंगे? इसके और इसके बीच एट कांस्टेंट दिस में अगर ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर वीबीसी की वैल्यू को 0 रखे हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा है। वीबीसी की वैल्यू को 5 कर दिए हैं तो भी ग्राफ वैसे ही है, और वीबीसी को 10 कर दिए हैं तो भी ग्राफ वैसे ही है। क्या समझ में आया? वीबीसी की वैल्यू को चेंज करने से ग्राफ के नेचर पे कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए ये आईई इस पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? आईई सीधे सीधे वीईबी पे डिपेंड करता है। आईई सीधे सीधे वीईबी पे डिपेंड करता है। और इस ग्राफ को देख के नहीं लग रहा कि फॉरवर्ड बाइस में जो ग्राफ बनाए थे आप पीएन जंक्शन डायोड के लिए, सेम टू सेम वही ग्राफ है। ठीक ठीक, इसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि अगर हम लोग वीईबी में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आईई बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। वीईबी में थोड़ा सा भी चेंज अगर आप कर देंगे तो आईबी में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप बोलेंगे कि हमारे पास एक चीज और लिखिए। यहां ये बता दीजिएगा कि वीबीसी पे आपका ग्राफ एक जैसा है, मतलब आईई वीबीसी पे डिपेंड नहीं करता। दो बातें, आपका आईई इस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ग्राफ का नेचर सेम है। आपका आईई वीईबी पे डिपेंड करता है क्योंकि वीईबी के मान को थोड़ा सा भी बदल देंगे तो आईई बहुत ज़्यादा बदल जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में थोड़ा सा भी चेंजेस आईई में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देता है। ये बात किसके लिए है? इनपुट रेजिस्टेंस के लिए।
इनपुट रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? ये रेशियो होता है किसका? चेंज इन अमीटर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन करस्पॉन्डिंग एमीटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज, आर आई की वैल्यू। तो आर आई कितना हुआ? डेल वीईबी बाई डेल आई एट कांस्टेंट वीबीसी। निर्गत अभिलाक्षणिक किसको बोलेंगे? निर्गत करंट, निर्गत विभव और कांस्टेंट आईई। इनपुट करंट को कांस्टेंट कर दीजिए, मतलब उत्सर्जक धारा को कांस्टेंट रखिए। संग्राहक धारा और संग्राहक आधार विभव के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए तो उसको हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। एट द कांस्टेंट एमीटर करंट IE, right, the curve drawn or graph drawn between the VBC and IC is called output characteristics. यहां इस ग्राफ में अगर फोकस करिए आप, तो जब IE की वैल्यू होगी तो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन रिवर्स बाइसिंग के कारण एक करंट फ्लो होता है जिसको आपने लीकेज करंट कहा है। इसको डार्क रीजन भी कहते हैं, आप कट ऑफ रीजन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेटिव डायरेक्शन पे रखें तो ये वाला ग्राफ यहां आके मिल रहा है, ये वाला ग्राफ यहां आके मिल रहा है, ऐसे ये इस तरीके से, ये ऐसा। यहां ध्यान दीजिए कि शुरुआत की स्थिति में तो VBC के मान को बढ़ाने से IC का मान बढ़ रहा था, लेकिन VBC के एक निश्चित मान के बाद में IC VBC पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है? जैसे जैसे IE बढ़ रहा है, देखिए IC का मान यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, तो IC का मान सीधे सीधे IE पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बता दीजिए इसको। ग्राफ से पहला चीज ये समझ में आया है कि प्रारंभ में IC कलेक्टर करंट VBC के मान के साथ तेजी से बढ़ा है। ये इधर देखिए, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने ग्राफ में नहीं दिखाया था, ये तेजी से बढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना इस वोल्टेज से नीचे ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, VBC के अधिक मानों के लिए जैसे ये जीरो को पार हो रहा है लगभग IC का मान कांस्टेंट हो गया है और ये VBC पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि IE पे डिपेंड करने लगता है। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके तीन रीजन, एक ये कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। ये वाला सेचुरेशन रीजन को दिखा रहा है, ये कट ऑफ रीजन है और ये एक्टिव रीजन होगा। इसमें VBC में बड़ा परिवर्तन करके IC में बहुत कम परिवर्तन होता है। सेचुरेशन में पहुंच गए हैं, VBC के बहुत ज्यादा फर्क IC को नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए करंट और वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आउटपुट अगर रेजिस्टेंस आप निकालना चाहें तो ये डेल VBC आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट, ये हो गया आपका RO आउटपुट रेजिस्टेंस। मतलब ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इसका कॉमन बेस में ऑपरेशन कैसा होता है, कार्यविधि कैसी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर इसमें डाउट नहीं है तो सेम वे में आप लोग CE और CC को भी लिख सकते हैं।